नमस्कार, एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश चुनाव के अगले चरण की तैयारी में जुटी भाजपा। प्रधानमंत्री मोदी की आज संयुक्त रैली, 10 विधानसभाओं की जनता को करेंगे संबोधित। उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान। आज थम जाएगा प्रचार। 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। इस्लामनगर में अखिलेश की जनसभा, जनता से करेंगे वोटों की अपील। यूपी के रण में फतह की होड़। कोरोना से राहत के बाद यूपी सरकार का फैसला, 14 फरवरी से खुलेंगे सभी स्कूल्स। प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी में होगी ऑफलाइन पढ़ाई शुरू। गौतम बुद्ध नगर में कल से खुलेंगे रेस्टोरेंट्स और सिनेमा हॉल। हमीरपुर के जरिया में युवक की हत्या का खुलासा। पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की थी हत्या। दोनों आरोपी गिरफ्तार। चलिए, बुलेटिन की शुरुआत के साथ ही आपको सीधा लिए चलेंगे उत्तराखंड के रुद्रपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर रैली करने पहुंचे हैं और उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली फिलहाल मंच पर आपको नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और संबोधन उनका जारी है। आदरणीय डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी, सितारगंज के लोकप्रिय विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई सौरभ बहुगुणा जी, मंच पर उपस्थित रुद्रपुर विधानसभा के हमारे यहाँ के प्रत्याशी आदरणीय शिव अरोड़ा जी, जसपुर क्षेत्र के पूर्व विधायक और वर्तमान में वहाँ के प्रत्याशी आदरणीय शैलेंद्र मोहन सिंघल जी, काशीपुर क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी एवं मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद आदरणीय बलराज पासी जी, सभी पदाधिकारीगण और दूर दूर से आए हुए इतनी बड़ी संख्या में मेरे सभी आए हुए भाइयों एवं बहनों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, माननीय प्रधानमंत्री जी आज हमारे बीच में हैं। मैं आप सबकी तरफ से, जो उत्तराखंड का हमारा ये औद्योगिक नगर है और सच कहूं तो ये हमारा पूरा उधम सिंह नगर एक लघु भारत जिसमें दिखता है, लघु भारत की आत्मा जहां निवास करती है, आपके रुद्रपुर पधारने पर मैं आप सब की तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड की जनता की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर काम हुआ है, पूरे दुनिया के अंदर हमारे देश का, हिंदुस्तान का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के सपूत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आप सबको याद होगा कोरोना महामारी के दौरान अगर ये महामारी किसी और कालखंड में आई होती, जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी की जगह अन्य कोई और होता, तो ये वैक्सीन जो हमको 6 महीने के अंदर मिल पाई, ये वैक्सीन मिलने में 15-20 साल लग जाते भाइयों बहनों। और मोदी जी ने देश के करोड़ों करोड़ लोगों की रक्षा के लिए रात दिन प्रयास करने के बाद हमको वैक्सीन मिल पाई, हमको सुरक्षा का कवच मिल पाया। और ये वैक्सीन जिसकी कीमत 1750 रुपये होती है, एक बार मुफ्त में लगाने का काम हुआ, दोबारा दूसरी डोज भी मुफ्त में लगाने का काम हुआ और तीसरी डोज भी बूस्टर डोज के रूप में अब मुफ्त में लगाने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, देश की 80 करोड़ जनता को कोई भूखा न रहे, बिना भोजन के न रहे, किसी को खाली पेट न सोना पड़े।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई। भाइयों बहनों, हमारे उत्तराखंड के भी 60 लाख लोगों को सीधे सीधे इस योजना का लाभ मिला है, सीधे सीधे उनके घरों में अन्न पहुंचा है। ऐसे अनेकों कार्य मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं उधम सिंह नगर की जनता की तरफ से कि आपने यही बगल में हमारे किच्छा क्षेत्र में एम्स का दूसरा सैटेलाइट सेंटर भी दिया है। भाइयों बहनों, जिसके लिए हमको दिल्ली जाना पड़ता था, अब हमको उसकी सुविधा यहीं पर मिलने वाली है। आपसे हमने अनुरोध किया था कि टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन, जिसकी मांग कई दशकों से चल रही थी और पता नहीं न जाने कितने लोग इस मांग को करते करते हमारे बीच में से भी चले गए, किसी ने कभी सुनवाई नहीं करी। इस सुनवाई को भी करने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, अनेकों कार्य हैं, मैं अगर इनको गिनाऊंगा, आयुष्मान भारत योजना का लाभ कितना लोगों को मिला है हम अच्छी तरह से सब लोग जानते हैं। 5 लाख रुपए का सुरक्षा कवच हर किसी को देने का काम किया है। जितने कोरोना महामारी में सारे के सारे अस्पतालों में आज अवस्थापना सुविधाएं, चाहे ऑक्सीजन प्लांट हो, ऑक्सीजन के सिलेंडर हो, कंसेंट्रेटर हो, बुनियादी सुविधाएं हो, उत्तराखंड के हर अस्पताल में आपके आशीर्वाद के कारण से हर अस्पतालों में सुविधा हुई है। भाइयों बहनों, आपके द्वारा अनेकों कार्य हुए हैं। 2014 के बाद आप यही खटीमा से जब हम रुद्रपुर आते थे, रुद्रपुर से रामपुर जाते थे, रुद्रपुर से काशीपुर जाते थे या काशीपुर से हम दिल्ली जाते थे, तो आपने किस तरह की सड़कें होती थी और आज किस तरह की सड़कें हो गई है। भाइयों बहनों, अनेकों कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। आप सबके आशीर्वाद से मैं भी आप सबके जनपद का निवास करने वाला एक कार्यकर्ता हूं। आपके आशीर्वाद से मुझे मुख्य सचिव के रूप में काम करने का अवसर मिला। 6 माह के कालखंड में हम लोगों ने हर क्षेत्र में हर किसी के लिए, चाहे हमारे बंगाली भाइयों का मामला हो, चाहे यहाँ पर रुद्रपुर में बसने वाली नजूल की भूमि के समस्या का हल हो, या हमारे मलिन बस्तियों का एक्ट लाने का मामला हो, सारे के सारे मामले भाइयों बहनों आप सबके आशीर्वाद से समाधान की ओर गए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने आप सबके आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से कुछ संकल्प लिए हैं। भाई बहनों, हमने ये संकल्प केवल घोषणा पत्र के रूप में नहीं, हम राज्य के अब नई सरकार में आप सबके आशीर्वाद से जो सरकार बनेगी, सभी गरीब घरों में 1 वर्ष के लिए 3 एलपीजी के सिलेंडर निःशुल्क में देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की गर्भवती बहनों के लिए 40,000 रुपए अनुदान का। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। उत्तराखंड में 70, गोवा में 40 और उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की 55 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। वेस्ट यूपी में सहारनपुर सहित 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है और दूसरे चरण में सहारनपुर की 7 सीटों के 71 सहित 586 प्रत्याशी मैदान में हैं। शाम 6 बजे शोर शराबा बंद हो जाएगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अगले चरण के चुनाव की तैयारी में सभी दल पूरी ताकत से लगे हुए हैं। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कन्नौज, इटावा, औरैया और फर्रुखाबाद की 10 विधानसभाओं में संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। यहां तीसरे चरण में मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी ने रैली के सफल आयोजन के लिए सभी जरूरी तैयारियों को पूरा कर लिया है। ये रैली कन्नौज के तिरवा में आयोजित होगी। बदायूं के सहसवान विधानसभा के इस्लाम नगर में अखिलेश यादव ने जनसभा की। इस दौरान भाजपा पर वो हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के एक नेता कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन पहले चरण के मतदान के बाद उनके नेता और कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए। यहां वोटिंग के बाद और ठंडे हो जाएंगे। गर्मी निकालने वाले सुन ले, सपा की सरकार बनी तो नौजवानों की भर्ती निकालेंगे। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि पहले चरण का वोट पड़ा है, जनता ने फैसला सुना दिया है। आने वाले समय में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश ने लोगों से पूछा कि सहसवान सीट पर कितने वोटों से जिताने वाले हो। ज्यादा से ज्यादा वोट से जिताकर प्रत्याशी को विधानसभा भेजना ये आपकी जिम्मेदारी है। बीजेपी के लोग कहते थे कि हमारे गरीब हवाई चप्पल में चलने वाले हवाई जहाज पे चलेंगे, और जब से सरकार में आए हैं
डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि हमारे गरीब की गाड़ी और नौजवान की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। पेट्रोल 100 से पार हो गया कि नहीं हो गया? और ये भारतीय जनता पार्टी वाले आ गए तो हो सकता है पेट्रोल 200 से पार हो जाए। ये भरोसा है कि नहीं है? समाजवादियों पे भरोसा है कि नहीं है? इसलिए सावधान रहना भारतीय जनता पार्टी से। ये सत्ता में आ गए, अभी तो 100 रुपए लेके गए हैं पेट्रोल। इन्हें मौका मिल जाएगा तो 200 पार करा देंगे, 200 पार। इनके भाषण सुने होंगे आपने, बीजेपी के लोगों के भाषण सुने कि नहीं सुने? एक उनके नेता कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। सुना है कि नहीं सुना? कि उनके एक नेता कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जैसे ही पहले चरण का चुनाव हुआ उनके कार्यकर्ता नेता ठंडे पड़ गए हैं। और जब यहां पर वोट पड़ेगा तो रहे बचे भी ठंडे हो जाएंगे। बीजेपी के लोगों की कुछ बातें याद हैं कि नहीं याद हैं? और घर जाके सोचना, उनके जो छोटे नेता हैं, बीजेपी के जो छोटे नेता हैं, वो छोटा झूठ बोल रहे हैं। जो थोड़े बड़े हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ, भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। इसमें कितने किसान हैं जिनकी आय दोगुनी होने वाली है? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता और प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क में जुटे हैं और इसी के तहत औरैया में बसपा सुप्रीमो मायावती की आज जनसभा है। इस दौरान बेला इंदरगढ़ मार्ग के भदौरा मैदान में मायावती जनसभा को संबोधित करेंगी। गौरतलब है कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक और जहां देश के प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान के जनप्रतिनिधि भी कमान संभाले हुए हैं। इसी के तहत इन दिनों सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने उत्तर प्रदेश में डेरा डाल रखा है। चुनाव प्रचार अभियान के तहत सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने यूपी के बिजनौर और चांदपुर विधानसभा सीट का जिम्मा संभाल रखा है। इस दौरान सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने चांदपुर के भाजपा प्रत्याशी कमलेश सैनी के समर्थन में घनसूर ग्राम में आमजन को संबोधित किया और कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में राष्ट्रवाद जीतेगा और माफियावाद हारेगा। यूपी में फिर से भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। उत्तराखंड पर प्रियंका गांधी उत्तराखंड स्वाभिमान रैली सीधा आपको लिए चलेंगे हल्द्वानी की ओर, जहां पर जनसभा को संबोधित करने पहुंची है प्रियंका गांधी कांग्रेस की उत्तराखंडी स्वाभिमान रैली में। देवेंद्र यादव जिंदाबाद। सबसे पहले बहुत ही, क्योंकि सूक्ष्म में यह कार्यक्रम होगा, आप लोग बड़ी देर से यहां आए हैं और आपकी जो मोहब्बतें हैं वो इस मंच तक पहुंच रही हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपका जो उत्साह है आज हल्द्वानी की सरजमीन पर गूंजेगा। सबसे पहले उत्तराखंड के विकास पुरुष, धीर गंभीर सौम्य सरल व्यक्तित्व के धनी, सहज सुलभ हमारे अभिभावक आदरणीय यशपाल आर्य जी को मैं आमंत्रित करता हूं। वो आपके सम्मुख आकर अपनी बात को रखेंगे सूक्ष्म में। हम सबके प्रिय नेता, जिन्होंने देश को एक नई आवाज दी है, गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की, किसानों की, मातृशक्ति की और नौजवानों की, जिन्होंने
लगातार संघर्ष किया है, उनको आगे बढ़ाने का काम किया है, उनकी आवाज को बल दिया है। और जो कांग्रेस की विरासत है, हमारी धरोहर हैं, आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, हमारे चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे जमीनी नेता आदरणीय हरीश रावत जी, हमारे उत्तराखंड के प्रभारी आदरणीय देवेंद्र यादव जी, सम्मानित मंच, हमारी सम्मानिता सहप्रभारी के दीपिका जी, जरिता जी और सम्मानित मंच, और इतनी बड़ी संख्या में मौजूद मेरे भाइयों, मेरी बहनों और नौजवान साथियों, हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी का, जिन्होंने उत्तराखंड। इसी बीच रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन जारी है। सीधा लिए चलेंगे रुद्रपुर की ओर। जो कहते थे कि दूर सुदूर पहाड़ों में इतनी ऊंचाइयों पर वैक्सीन तो पहुंच ही नहीं सकती है। आपको मालूम है ना, ऐसी बातें कौन करते थे, जानते हो ना आप लोग? ये निराशा से भरी हुई बातें किसकी होती थी? आप इन लोगों को भली भांति पहचानते हो ना। ये वही लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन अभियान के दौरान भारत की वैक्सीन को लगातार बदनाम किया, लगातार बदनाम किया। ये वही लोग हैं जो वैक्सीन को लेकर चारों तरफ दिन रात अफवाहें फैलाने में लगे थे। साथियों, आप एक बात और सोचिए, वैक्सीन तो सबके लिए होती है, फिर इनको वैक्सीन से क्या तकलीफ थी? इनको तकलीफ ये थी कि वैक्सीन की वजह से हर देशवासी सुरक्षित हो जाएगा, और अगर सुरक्षित हो जाएगा तो ये लोग पहले भी मोदी का जय जयकार करते थे, अब और ज्यादा जोर से मोदी का जयकारा करेंगे और साथ साथ धामी का भी जय जयकारा करेंगे। ये लोग नहीं चाहते थे कि उत्तराखंड में फिर से, भाइयों बहनों, ये ऐसे विकृत राजनीति वाले लोग हैं कि वे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए औरों का बुरा सोचते हैं, बुरा देखते हैं। ये लोकतंत्र में नहीं चल सकता है। भाइयों बहनों, वो तो नहीं चाहते थे वैक्सीन लग जाएगी तो फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ, मसूरी, नैनीताल यात्री आना शुरू हो जाएंगे, टूरिस्ट शुरू हो जाएंगे, तो फिर उनकी राजनीति की खिचड़ी कैसे पकेगी? और इसलिए वो लोगों को वैक्सीन के लिए गुमराह करते थे। ये नहीं चाहते थे कि वैक्सीन का कवच पाने के बाद रोजगार और उद्योग धंधे फिर से चल पड़े। आप उधम सिंह नगर के लोग तो अच्छी तरह समझते हैं कि इन्होंने कितना खतरनाक खेल खेला, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जानते हैं क्या थी? ये सोचते थे कि सब कुछ पटरी पर आ जाएगा तो ये मोदी को गाली कैसे देंगे, फिर ये भारत को बदनाम कैसे करेंगे। लेकिन ये लोग उत्तराखंड का सामर्थ्य भूल जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये दशक उत्तराखंड का दशक है। ये 10 साल उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो 18 साल के नौजवान हैं, बहनें, बेटियां हैं,
उनके लिए ये 10 साल उनकी जिंदगी का भी महत्वपूर्ण अवसर होता है। हमारा देश, हमारा उत्तराखंड ऐसे लोगों के रोकने से रुकने वाला नहीं है। आज उत्तराखंड में पर्यटन, रोजगार फिर से पटरी पर लौटने लगा है। उधमसिंह नगर के उद्योगों ने फिर से गति पकड़नी शुरू कर दी है। साथियों, 100 साल में ऐसी महामारी दुनिया ने नहीं देखी है। पूरी मानव जात 2 साल से इस महामारी ने उसको अपनी चपेट में लिया हुआ है। तो उत्तराखंड के रुद्रपुर। तो वहीं कोरोना के घटते केसेस के साथ यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार ने 14 फरवरी को प्रदेश के सभी स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने बताया कि नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक की कक्षाएं पहले की तरह शुरू हो जाएगी। इससे पहले 7 फरवरी को प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल्स खोल दिए गए थे। सरकार ने जनवरी के पहले सप्ताह में सभी स्कूलों में ऑफलाइन क्लास पर रोक लगाते हुए शैक्षिक संस्थानों को बंद करने का आदेश भी जारी किया था। पहले यह आदेश 15 जनवरी तक के लिए जारी किया गया था। बाद में रिव्यू मीटिंग के बाद एक सप्ताह के लिए इसे आगे बढ़ाकर 6 फरवरी तक बढ़ाया गया। तो वहीं 7 फरवरी से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने के आदेश दिए गए, लेकिन नर्सरी से 8वीं तक के लिए इस दौरान भी मनाही रही। लेकिन अब 14 फरवरी से वापस सभी क्लासेस के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है। सरकार का तर्क है कि स्कूल के बच्चों का बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन हो चुका है, इसके लिए अब स्कूल्स खोले जा सकते हैं। हालांकि इस दौरान स्कूलों में सभी प्रोटोकॉल पालना करने की भी हिदायत दी गई है। तो वहीं गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों को राहत दी। यूपी के कौशांबी स्थित करारी थाना क्षेत्र में मछली से लदी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद सड़क किनारे मछलियों का ढेर लग गया। ऐसे में मछली लूटने की होड़ सी देखने को मिली। इधर हादसे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में एडमिट कराया। यहां उसका उपचार जारी है। अब खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से, जहां शंकरी पीपल के पास मोरंग खोदते समय मिट्टी का टीला ढह जाने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार हिलापुर निवासी नीरज निषाद बेतवा नदी की शंकरी पीपल खदान से मोरंग निकालने के लिए गया था। इसी दौरान खदान में अचानक टीला ढह जाने से युवक उसके नीचे दब गया। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।